गुजरात दंगे के बाद गुजरात के इशरत जहान मुठभेड़ यानी कि इशरत जहान के एनकाउंटर मामले की जांच जो कि सीबीआई कर रही थी, उसका नेतृत्व करने को लेकर दुनिया भर में चर्चित गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा को रिटायर होने के ठीक 1 माह पहले उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है, यानी कि उन्हें हटा दिया गया है सर्विस से। वो अपनी सर्विस से 30 सितंबर को रिटायर होने वाले थे। गुजरात सरकार के 30 अगस्त को विभागीय कार्रवाई से संबंधित विभिन्न मामले के आधार पर उन्हें अपनी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। द वायर के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इशरत जहान के मामले के बारे में और उसके साथ साथ आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा के बारे में। गुजरात चुनाव से ठीक पहले इस फैसले को लेकर काफ़ी सवाल भी उठाए जा रहे हैं। ये पूरा मामला दरअसल हाईकोर्ट भी पहुंचा था। इस पूरे मामले को हाईकोर्ट में उठाया गया था। हाईकोर्ट में दी गई थी इस बर्खास्तगी को और इस सस्पेंशन के आदेश को एक चुनौती दी गई थी। ये पूरा मामला दिल्ली के उच्च न्यायालय यानी कि दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष भी रखा गया था। सरकार के फैसले का आईपीएस सतीश चंद्र वर्मा ने उस चुनौती दी थी और उन्होंने अदालत में दायर एक याचिका की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके खिलाफ जो की जा रही है ये कार्रवाई, इसको गलत करार उन्होंने दिया था। केंद्र सरकार ने 1 सितंबर से बर्खास्तगी का ये आदेश लागू करने की मांग करते हुए एक आवेदन दिया था। लगभग 1 साल तक वर्मा की बर्खास्तगी का मामला दिल्ली के उच्च न्यायालय में लंबित रहा। हाईकोर्ट ने सरकार को कहा था कि वर्मा के खिलाफ एक डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जा रही है और इसीलिए उनके खिलाफ अभी कोई कदम ना उठाया जाए। आज से 17 साल पहले का ये वाकया है। अमजद अली राना, जीशान जौहर, जावेद गुलाम और उनके साथ साथ इशरत एक नीली इंडिका कार में अहमदाबाद की ओर जा रहे थे। जब ये सारे व्यक्ति इस नीली इंडिका कार में अहमदाबाद की ओर जा रहे थे तो पुलिस ने उनका पीछा करना शुरू किया और आखिरकार 15 जून को, जो ये 15 जून की घटना है 2004 को, उसका तकरीबन 5 बजे सुबह की ये घटना है जहां पर सुनसान सड़क पर चारों को मार गिराया गया था। पुलिस ने उस समय ये दावा किया था बड़े रूप से कि चारों लोगों का संबंध दरअसल पाकिस्तान स्थित चरमपंथी समूह लश्कर-ए-तैयबा के साथ है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने अहमदाबाद में मौजूद जो पत्रकार थे उनको बताया था कि कश्मीर से 2 पाकिस्तानी लोगों की मौजूदगी की उन्हें खबर मिली थी, सूचना मिली थी और इस सूचना के आधार पर गुजरात पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और गुजरात पुलिस ने ये कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक हमला करने की ये बड़ी साजिश की जा रही है। जौहर और राणा की पहचान पाकिस्तानी नागरिक के तौर पर की गई, जबकि शेख को कथित तौर पर उनका स्थानीय नेटवर्क संभालने वाला बताया गया। पुलिस की ओर से दर्ज शिकायत में इशरत की पहचान उनके नाम से नहीं की गई थी। कहा गया था कि मुठभेड़ में मारा गया जो चौथा शख्स है वो दरअसल एक महिला चरमपंथी है। इस मुठभेड़ के 5 साल बाद यानी कि 2009 में अहमदाबाद कोर्ट ने कहा कि मुठभेड़ नकली थी। अहमदाबाद कोर्ट ने ये फैसला मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एसपी तमांग की रिपोर्ट पर दिया था। 200 पेज की इस रिपोर्ट में तमांग ने पुलिस अधिकारियों को इशरत और उनके साथ साथ जो 3 अन्य लोग थे उनकी दिन दहाड़े हत्या करने का आरोपी करार दिया था। इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि ये सब प्रमोशन और मुख्यमंत्री की शाबाशी पाने के लिए किया गया है। लेकिन गुजरात सरकार ने अदालत में इस रिपोर्ट को चुनौती दी। गुजरात हाईकोर्ट ने इस रिपोर्ट को रोक दिया और मुठभेड़ की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी। 2011 में एसआईटी ने कहा कि ये मुठभेड़ नकली थी। इन खुलासों के बाद 2011 में इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। 3 जुलाई 2013 को सीबीआई ने भी इस मामले को अहमदाबाद कोर्ट में पहली चार्जशीट दायर की और सीबीआई ने कहा कि चारों की नकली पुलिस मुठभेड़ में बेरहमी से हत्या की गई है। सीबीआई ने 7 पुलिस अफसर, जिनमें गुजरात पुलिस के बड़े आधिकारिक अफसर भी शामिल थे, जिनमें पीपी पांडे, डीजी वंजारा, इन जैसे लोगों के नाम निकल करके सामने आए और उन्हें अक्यूज्ड बना दिया गया। लेकिन गुजरात सरकार ने सीबीआई को अपने इन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त नहीं दी। इसकी वजह से भी सभी अक्यूज्ड को केस से बरी कर दिया गया।
जहां तक कि लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो 31 मार्च 2021 को सीबीआई की विशेष अदालत ने पुलिस के जीएल सिंघल समेत आखिरी जो 3 लोग अक्यूज बचे हुए थे इस मामले में, उनको भी बरी कर दिया गया। 2002 से लेकर 2006 के बीच गुजरात पुलिस पर 31 हत्याओं के आरोप लगे। इनमें से कुछ पुलिस अधिकारियों ने किए और ये कहा गया कि पुलिस मुठभेड़ में लगभग आधे लोग चरमपंथी थे, जो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे राजनीतिक नेताओं की हत्या का एक बड़ा साजिश रचा रहे थे। आलोचकों का ये आरोप है कि गुजरात सरकार ने इन मुठभेड़ों को अंजाम देने वाले पुलिस अफसरों को न सिर्फ बढ़ावा दिया है, उनका बचाव किया है, बल्कि उन्हें सराहा भी है। इशरत जहां की मां शमीमा की जो वकील हैं वृंदा ग्रोवर, वो ये बताती हैं कि इस पूरे मामले में जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे उनकी अवहेलना की गई और इशरत जहां की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की गई। Mr. Satish Verma, the action that the central government has initiated against him, which means that he would be dismissed just about a fortnight before he retires, it smacks of vendetta. Mr. Verma was singularly responsible for determining that the controversial Ishrat Jahan encounter case was actually a fake case, that the 19-year-old Ishrat, a girl from Mumbra in Maharashtra, was just killed. We do not know why, whether she was killed just because she was a Muslim, but she was killed in broad, on a main road in Ahmedabad in 2004, while she was with 3 of her friends. It was then said that she was a Fidain terrorist who had come to Ahmedabad to kill then Chief Minister, Mr. Narendra Modi. It was this IPS officer, Mr. Verma, an IIT and an IIM graduate who, went through a real rigorous investigation determining that this encounter was completely fake. After the BJP gained power at the center, that is post 2014, Mr. Verma was first given sort of a punishment transfer. In last 8 years, Mr. Verma has been transferred and dumped at several different posts. And now this order to dismiss him from the services before he retires on September 30th, 2022. Now, why is this dismissal so grave? Because this would rob off an innocent, a non-corrupt officer of his pension and all of the facilities that an officer of his stature would normally get. Secondly, since 2011, Mr. Verma, that is over 10 years, Mr. Verma was not given a single promotion. Most of his juniors now enjoy a better grade, a better pay, a better position. So this is plain vendetta, just because Mr. Verma chose to abide to the constitution and not to few politicians then and now in power. Considering Gujarat is an intensely polarized state. So it's the politics of hate, the politics of divisiveness that rules Gujarat. And this is not a new thing. This has been on in Gujarat for at least 2 decades now. And the situation has not improved, to put it in the mildest manner. द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।